हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। कल हमने देखा था अध्याय 4 क्लास 8 का इतिहास था। उसमें हमने आधे भाग को देख लिया था और कल हमने कहा था कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो वन कानून और उनके प्रभाव यहाँ से शुरू करेंगे। और इसका पीडीएफ भी जो है हम आज ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं कि एक जगह नोट्स दे दीजिए, उसके प्रयास में भी हम हैं, बिल्कुल कार्यरत हैं, आप लोग चिंता ना करें। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल देखा कि किस प्रकार आदिवासी समूहों का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको भी बाध्य किया और फिर किस प्रकार इस आदिवासी ने अंग्रेज़ों को उनके परंपरागत ढंग से जीने के लिए विरोध किया या रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए, और अंग्रेज़ों को ये बात माननी पड़ी और कुछ कबीले और जंगल उनके हिस्से में दे दिया गया, यानी आदिवासियों को। अब आज जो हम देखेंगे वन कानून और उनके प्रभाव, उसमें जो हम देखेंगे अंग्रेज़ों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। जिस राज्य में ये जंगल है वो राज्य की संपत्ति है, क्योंकि जंगल में अभी आपने आदिवासी की कहानी के थ्रू ही देखा, जंगल में बहुत सारी संपदा थी, है और भविष्य में रहेगी भी। जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदिक जो भी जड़ी बूटी कुछ भी बन रहा है, हर तरह का। अभी आप एलोवेरा जूस ही पी रहे हैं या गिलोई, अभी जिस तरह की ये कोरोना वायरस में गिलोई की मांग है, ये सभी जो है जड़ी बूटियों पर ही आधारित है। तो ये अभी भी जो जंगल है जहाँ आदिवासी का एक अपना जीवन से जुड़ा हुआ जगह है, उसको भी अंग्रेज़ों ने घोषित राज्य की संपत्ति घोषित कर दी और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, यानी वैसी महत्वपूर्ण लकड़ी जिससे उसको अधिक कमाई हो सके। अंग्रेज़ जो जंगल में अंग्रेज़ ने जो भारत में दस्तक दी थी अधिक से अधिक कमाने के लिए ही। और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने या झूम की खेती करने या फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने, किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो झूम काश्तकार थे वो किस तरह जिंदा रह सकते थे, आपके बुक में ये प्रश्न है। और इस तरह में क्या हुआ, उस इलाके को छोड़कर कई ऐसे आदिवासी थे जो मजबूरन दूसरे इलाके में चले गए और अंग्रेज़ों ने जंगल के भीतर आदिवासी को रहने पर पाबंदी लगा दी। और अब तो आदिवासी के सामने में एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये थी, अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, जंगलों के भीतर आदिवासी को रहने में पाबंदी लगा दी। अब जब आदिवासी ही जंगल में नहीं रह रहा है, आदिवासी इस इलाके को छोड़कर कहीं और चला गया। जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछानी शुरू करी तो रेलवे स्लीपर्स जो था उसके लिए पेड़ काटने, लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। और अब तो आदिवासी भी नहीं है जो मजदूरों के रूप में काम करेगा। अंग्रेज़ों के सामने में ये बहुत बड़ी जब समस्या आ गई, तब अंग्रेज़ों ने फिर से आदिवासी को वापस बुलाया, एक छोटा सा लालच देकर कि उनको जंगल के ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे जहाँ वो खेती कर सकते हैं, और एक ही शर्त पर ये ज़मीन के टुकड़े दिए जाएंगे कि उनको जो है हमारे अनुसार वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी इस गांव में जो रहेंगे, यानी जंगल का टुकड़ा जो गांव को बसाने के लिए दिया जाएगा, जो उस जगह पर रहेंगे उनको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। इस तरह में कई ऐसे आदिवासी थे जो बात को मान लिए रह गए, कुछ ऐसे थे जो गांव छोड़कर चले गए। एक प्रश्न यहाँ से आपका है कि ब्रिटिश अफसरों को शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य कौन दिखाई देता था। देखिए, आपने कल का क्लास देखा, उसको समझ लिया तो कितना महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश अफसर जो अंग्रेज़ थे वो तो चाहते थे एक जगह रुक कर खेती करे कि आदिवासी, ताकि उनको कर लेने में आसानी हो, घूम घूम कर खेती ना करे। तो महत्वपूर्ण है एक जगह ठहर कर रहने वाले गोंड एवं संथाल जैसे आदिवासी समूह अधिक सभ्य दिखाई देते थे ब्रिटिश अफसरों को। अगला प्रश्न है आपका, सोंग्रम संगमा द्वारा असम में वन सत्याग्रह कब हुआ था। ये 1906 ईस्वी में हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के जो कानून बनाए कि जंगल का एक छोटा सा भाग दिया जाएगा गांव बसाने के लिए, इस शर्त पर कि वो लोग यहाँ पर जो लोग बसेंगे गांव में वही लोग रहेंगे जो वन विभाग के लिए काम करेंगे। तो इसमें से
बहुत सारे आदिवासी समूहों ने इस औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया और उन्होंने नए नियम को पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जिस कानून तौर तरीके से चलते आ रहे हैं उसी कानून तौर तरीके से चलेंगे। इसके लिए जो बगावत हुई, जो संग्राम हुआ, जो सत्याग्रह हुआ, तो यहाँ पर एक ये है कि सोंग्रम संगमा द्वारा असम में वन सत्याग्रह कब हुआ था, तो असम के जंगलों में असम में 1906 ईस्वी में हुआ था। और मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वन सत्याग्रह को लेकर, यानी आदिवासी का जो विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ वो था। उसके बाद फिर व्यापार की समस्या आ गई। इसमें क्या हुआ आपका कि 19वीं सदी के दौरान जो जनजातीय समूह थे, इन्होंने पाया कि व्यापारी और महाजन जो है जंगलों से जल्दी जल्दी आने जाने लगे हैं। यानी व्यापारी महाजन को ये समझ में आ गया कि इसी जंगल में, इसी वन में जो है हर चीज़ उपलब्ध हो सकता है। और जो व्यापारी महाजन थे ज़बरदस्ती जंगल घुसते थे आदिवासी को कर्जा देने के लिए। जो वो उपजाते थे, जो वो चीज़ इकट्ठा करते थे आदिवासी, काफ़ी मनोरंजक स्टोरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। आदिवासी जो भी फल फूल जड़ पौधे ये सब एकत्रित करते थे वो व्यापारी लेकर जाते थे। महाजन आते थे कर्जा देने के लिए, क्योंकि आदिवासी से वो ज़रूरत से ज़्यादा सूद लेते थे और आदिवासी को मजदूरी पर रखने के लिए आते थे। इस सभी बदलाव का क्या असर हुआ और क्या असर आदिवासी के जीवन पर होने वाला था, ये समझने में आदिवासी को समय लगा। और इसके बाद की स्टोरी यहाँ पर मोड़ लेती है कि वर्तमान में जो भी झारखंड जहाँ है, वहाँ जो हजारीबाग है, वहाँ के आसपास जो संथाल रहते थे वो आदिवासी रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंडे को भेजकर आदिवासी को कर्ज देते थे और उनसे जो ये कीड़ा है वो ले लेते थे। यानी कृमि कोष को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोष के लिए 3-4 रुपये ही मात्र दिए जाते थे। उसके बाद कृमि कोष को वर्धमान, जो कि अभी आप वर्धमान उनके नाम से जानते हैं, वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। वहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। और ये जो संथाल होते थे, जो आदिवासी, ये और रेशम उत्पादक के बीच, ये जो निर्यातक होते थे, ये रेशम उत्पादक यानी संथाल और जहाँ बेचा जाता था उसके बीच ये बिचौलिया का काम करते थे और सबसे ज़्यादा मुनाफा यही कमाते थे। तो रेशम के कीड़े पालने वाले संथाल कहाँ रहते थे, ये वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहते थे। और धीरे धीरे आदिवासी को ये समझ में आने लगा कि हमें जो है हमसे बिल्कुल कम कीमत पर हमें तो बिल्कुल मामूली फ़ायदा होता है और ये मुनाफा जो बीच में काम कर रहा है इसको होता है। इसीलिए सारे आदिवासी समुदाय बाज़ार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी बुक में दिया हुआ है, फिगर भी है आपका, बिहार का भी वर्णन है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज का वर्णन है, जहाँ कोयला खदान था। वहाँ जो भी काम करने वाले मजदूर थे उसमें 50% आदिवासी ही थे। और फिर काम की तलाश में कई आदिवासी इधर उधर, जैसे असम में चाय बागान, 19वीं सदी के आखिर में चाय की बागान, जिस तरह की असम के बारे में आपने पढ़ा, या फिर झारखंड में कोयला खदानों में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या में भर्ती की जाने लगी। उसके बाद जब आदिवासी ने देखा वहाँ पर भी अगर आदिवासी की भर्ती होती थी असम में या झारखंड में या बिहार में, तो उनको जो है ठेकेदार उनको कम वेतन देते थे और उनको घर वापस भी नहीं लौटने देते थे। यानी उनको ज़िंदगी भर के लिए एक प्रकार से गुलाम करके काम करवाते थे। जब आदिवासी ने इन सब चीज़ों को समझ लिया, तब आदिवासियों ने अंग्रेज़ों द्वारा किया गया शोषण, महाजनों द्वारा किया गया शोषण किए गए शोषण के खिलाफ बगावत करनी शुरू की। और इन्होंने कई बार बगावत किया। तो यहाँ से आपका है कि अंग्रेज़ों द्वारा शोषण के खिलाफ कोल आदिवासी ने कब बगावत की, 1831 से 32 ईस्वी में। अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों ने कब विद्रोह किया, 1855 ईस्वी में। बस्तर विद्रोह कब और कहाँ हुई, तो बस्तर विद्रोह मध्य भारत में हुई 1910 ईस्वी में। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, 1940 ईस्वी में, महाराष्ट्र में। ये सभी विद्रोह महत्वपूर्ण है और स्टेट के दौरान आपने सब कुछ पढ़ा है। आपने भागलपुर, ये सुल्तानगंज के आसपास आपने पढ़ा है। सुल्तानगंज के आसपास तिलकपुर था, जहाँ पर आपका तिलका मांझी का जन्म हुआ था। ये भी आदिवासी थे। बिरसा मुंडा के बारे में आप जान रहे हैं। तो इस तरह से फिर बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 1870 के दशक के मध्य हुआ था।
ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। और आखिरकार जब हमारा लगभग कंप्लीट होने लगेगा सारा सब्जेक्ट, तो हम ये भी देखेंगे सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और बिरसा को गिरफ्तार कब किया गया था? 1855 ईस्वी में, 95 ईस्वी में, 2 सालों के लिए। अब यहाँ से बिरसा मुंडा की बात शुरू होती है। तो शुरू में हमारा ये अध्याय बिरसा मुंडा के नाम से ही शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में भी समझ लेंगे। बिरसा मुंडा जो है, इनका जन्म आपने देख ही लिया 1870 में हुआ था और इनके पिता गरीब थे, लेकिन ये बचपन से ही बिरसा मुंडा जो थे भेड़ बकरी चराते थे, बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखाड़ों में ये नाचते गाते भी थे। लेकिन हमने जो बताया था ये गरीब, चूँकि इनके पिता गरीब थे, तो गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में बहुत जगह भटकना पड़ा था। और बिरसा ने बचपन में ही विद्रोहों की कई कहानियाँ सुनी थी और उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह करते हुए भी देखा था। तो बिरसा के दिमाग में ये सब घूमते रहता था। अब जो आपका ये टॉपिक है स्वर्ण युग की कल्पना, तो बिरसा के समुदाय के लोग ही ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे कि जब हम लोग दिकवों से यानी बाहरी लोगों से आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा स्वर्ण युग आ जाएगा। इस तरह से ये सब बातें बिरसा के दिमाग में चलते जा रही थी। और बिरसा ने स्थानीय मिशनरी स्कूल में ये पढ़ने लगे और उसके बाद इसने मिशनरियों से उपदेश भी सुने। उसके बाद फिर सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, मुंडा समुदाय में इतना ताकत है, वो खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है। ये सब शब्द बिरसा मुंडा के अंदर जो है उनके भावना को और भी भड़का रहा था। और अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए तो और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। तो बाद में बिरसा ने ये भी किया था कि वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया था इन्होंने। फिर इन्होंने जनेऊ भी धारण किया था और शुद्धता और दया पर ये जोर देने लगे थे। किशोरावस्था में बिरसा मुंडा जिन विचारकों के संपर्क में आए थे उनसे बिरसा मुंडा काफ़ी प्रभावित हुए थे। और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने पूरे मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दे, गाँव को साफ रखे, डायन और जादू टोने में विश्वास न करे। बिरसा मुंडा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे हिंदू जमींदारों को, मिशनरियों को बाहर का मानते थे। और इस तरह जब 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करें, यानी अंग्रेज़ों के गुलाम होने के पहले जिस प्रकार उसका जीवन था उसको याद करे और उसको फिर से पुनर्जीवित करे। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। भी आपने आदिवासी के जीवन को देखा, ये बिल्कुल कुदरती झरनों को, किस तरह कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट को पालने के लिए खेती करते थे। और ये किस तरह का युग आ गया है, अंग्रेज़ों का गुलाम होकर जीना पड़ रहा है। और अंग्रेज़ों को बिरसा के इस जगह जगह के आंदोलन से काफ़ी परेशानी थी। अंग्रेज़ों को लगता था कि इसका एक राजनीतिक उद्देश्य है, ये राजा बनना चाहता है। इस तरह बिरसा मुंडा चाहते थे जो भी आंदोलन मिशनरी हैं, महाजन हैं, हिंदू भूस्वामी और सरकार, ये सभी को बिरसा मुंडा बाहर निकाल कर अपने नेतृत्व में वो मुंडा राज्य की स्थापना चाहते थे। यानी अपने नेतृत्व में एक अपने नेतृत्व में वो एक आज़ाद राज्य की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। तो यहाँ बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 1895 ईस्वी में 2 साल की उनको सज़ा सुनाई गई थी। और जब 2 साल बाद यानी 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा मुंडा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए अपनी जो परंपरागत यानी पहले से परंपरागत जो प्रतीक और भाषा थी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और बिरसा मुंडा ने ये आह्वान किया, वो घूमते जा रहे थे और आह्वान करते जा रहे थे। जो जंगलों में उनको घूमते हुए देखा गया, आह्वान करते जा रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए ये जो बाहरी लोग और यूरोपीय हैं इसको तबाह कर दें। और बिरसा के अनुयायी जो भी थे उन सभी ने इस बाहरी लोगों और यूरोपीय सत्ता को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से कभी थाने पर हमला, कभी जहां अंग्रेज रह रहे हैं उनके ठिकाने पर हमला, इस तरह बिरसा मुंडा ने काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और जो सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था, वो झंडा बिरसा के राज्य का सफ़ेद झंडा प्रतीक था। तो इस तरह जब बिरसा की मृत्यु हो गई तो ये आंदोलन किसी भी मायने में महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो यहाँ से आपका
प्रश्न उठता है कि बिरसा को गिरफ्तार कब किया गया। ये आपने देख लिया। बिरसा राज का प्रतीक कैसा रंग झंडा था? सफ़ेद झंडा। बिरसा की मृत्यु कब हुई? 1900 ईस्वी में। और प्रतिभूमि क्या है? जो अब ये साइड का प्रश्न है आपका, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को प्रतिभूमि कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके साइड के ही हैं। ज़मीन को प्रति क्यों छोड़ा जाता था? ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल क्या है? एक पेड़ है। महुआ क्या है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेबड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और स्लीपर्स किसे कहा जाता था? तो अभी आपने पढ़ा, लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी, ये स्लीपर्स है। वैष्णव कौन कहलाता था? विष्णु की पूजा करने वाले। और वैष्णव की चर्चा इस बुक में क्यों है? तो बिरसा मुंडा ने इस धर्म का समर्थन किया था। और अब 3-4 प्रश्न आपके लिए है, आपके बुक से है, जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप सभी इस प्रश्न का आंसर करिएगा। अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस रूप में वर्णित किया? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। झूम की खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर दीजिएगा। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को किसका स्वामित्व मिल गया था? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और एक प्रश्न आपकी बुक में और भी है कि असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के कहाँ और बिहार में कहाँ काम करने के लिए? इन सभी प्रश्नों का आप लोग अवश्य उत्तर दीजिएगा। प्रश्न उत्तर देते रहिएगा। आपका ये पढ़ाई लिखाई से संपर्क जुड़ा रहेगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसी के साथ आपका ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। इसका PDF हम इसी वीडियो के लास्ट में दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।